विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। धोरण 9 विषय हिंदी एपिसोड 2 गद्य पाठ 19 महाकवि कालिदास नाम का जो गद्य पाठ है, जिसके कहानीकार नरपत भारहर जी हैं। हम इसे देख रहे हैं दूसरे नंबर के एपिसोड में। जानकारी प्राप्त करेंगे कालिदास के बारे में। जो पहले एपिसोड में जो अपने देखे थे, जो महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक विचित्र और रोचक कहानी है। यहाँ तक देखे, इससे आगे चलते हैं। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती विद्वान पुत्री थी, जिनका नाम विद्योत्मा था और बहुत सुंदर रूपवती भी थी। उनके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, उसी के साथ वो अपना विवाह करेगी। या हम देखेंगे जो उस समय राजा विक्रमादित्य के समय में, उस समय शारदानंद नाम के एक राजा हो गए। उनकी गुणवती और खूब पढ़ी लिखी पुत्री थी, जिनका नाम विद्योत्मा है। वह बहुत सुंदर रूपवती भी थी। सुंदरता में भी वह खूब अपूर्व थी, अद्वितीय थी। खूब उनके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा, तीनों चीज के रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक, बहुत दूर तक फैली हुई थी। विद्योत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। विद्योत्मा जो है, उसके रूप, गुण आदि का खूब अपने आप पर घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा की। विवाह के संबंध में वह एक घोषणा की थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, शास्त्रार्थ होगी, उसी लड़का शास्त्रार्थ में जो उसे परास्त कर दे, उसी के साथ वह विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंच गई, यह घोषणा जैसे जैसे आसपास दूर तक के देशों तक पहुंची, वहां के विद्वान और पंडित विद्योत्मा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। जहाँ जैसे विद्वानों को जो समाचार मिला, जो शास्त्रार्थ में जो परास्त कर दिया, उसी के साथ उसकी शादी होगी। विद्वान यह जान करके और विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए खूब अधिक मात्रा में विद्वान और पंडित को आने लगे। और लेकिन विद्वान पंडितों को बड़ी गलानी का अनुभव हो रहा था। विद्वान पंडित जो थे, उन्हें बहुत गलानी का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। गलानी का अनुभव अर्थात शास्त्र में वह कोई भी विद्वान उसे परास्त कर ही नहीं पाते थे। इसलिए विद्वान आकर के और फिर मंथन किए, चर्चा किए और उसके उपाय सोचने लगे। जो किस प्रकार से, जैसे हमें गलानी हो रही है, तो इसका समाधान क्या होगा। विद्वान और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्मा का विवाह किसी मूर्ख के साथ करवा दिया जाए, तो इसका घमंड टूट जाएगा। विद्वान और पंडितों ने मिलकर के अंतिम यह निर्णय लिया कि इस विद्योत्मा नाम की लड़की को किसी मूर्ख के साथ विवाह करवा दिया जाए, जिससे कि इसका घमंड टूट जाएगा।
गए। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख को तलाश में रहने लगे। इसी प्रकार से एक मूर्ख यानी बद्धमूर्ख ऐसे मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया था। संयोग ऐसा बना जो है इन लोगों को सोचना और ऐसे मूर्ख से मिला। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। जिस पेड़ के ऊपर चढ़कर जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। पंडित विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझा करके कि सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने का बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने की राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहां कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों को की बात मान ली और उसके द्वारा दिए गए अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्मा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। वह बद्ध मूर्ख जब इन पंडितों को मिल जाता है तो उसके पास में जाकर के देखा कि जिस डाली पर बैठा उसी डाली को काटता है। वहां पहुंच करके उसे नीचे उतार करके उसके साथ बातचीत करके खूब समझा बुझा करके कहा तुम शादी करोगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, अच्छी लड़की होगी, अच्छी तुम्हारी पत्नी होगी, पढ़ी लिखी होगी, धनवान होगी, ऐसे होगी वैसे होगी। लेकिन सत्य यही था, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करने का, इसके अतिरिक्त तुम्हें कुछ भी नहीं करने का। उसने वह मूर्ख जो है हाँ मार देता है और उसके एक अच्छे पंडित का रूप बना दे दिया जाता है। अच्छे वस्त्र, कपड़ा, चंदन, टीका, तिलक इत्यादि करा करके वहां से लाया जाता है विद्योत्मा के पास शास्त्रार्थ के लिए। राजकुमारी विद्योत्मा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु और बहुत बड़े विद्वान है, शास्त्रों के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्मा से कहा गया जो ये हम बहुत बड़े विद्वान है, अभी मौन धारण किए हुए, अभी बोलेंगे नहीं, आपके साथ जब शास्त्रार्थ करेंगे तो ये मौन की भाषा में संकेत रूप से ही उस प्रश्न का उत्तर देंगे। ऐसा विद्योत्मा से कहा। विद्योत्मा पंडितों की यह क्षण भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गए। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। विद्योत्मा जो है पंडितों की जो यह क्षण भरी बात थी वह समझ नहीं पाई और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाती है। उसने युवक को अर्थात विद्योत्मा ने उस बनावटी पंडित अर्थात मूर्ख को एक अंगुली बतलाती है जिसका भाव ईश्वर एक है। युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है, जिसका भाव था एक अंगुली का जो ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। लेकिन यह मूर्ख युवक जो है क्या समझ बैठा है कि मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहता है। उसने दो अंगुलियों दिखाते हुए उसकी दोनों आंखों फोड़ डालने की संकेत किया। जब विद्योत्मा एक उंगली बतलाती है तो इसने यह मूर्ख युवक अर्थात कालिदास जिसे अपने जानते हैं ये दो अंगुली बतलाता है। कहता है वो मुझे एक आंख फोड़ने की बात करता है, इसके दोनों आंख फोड़ना। इस प्रकार से पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्मा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरु जी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। पंडितों ने उस दो अंगुली जब कालिदास का मुझ बतलाता है तो पंडित विद्योत्मा को समझाता है, कहता है जो एक ईश्वर और एक जीव यानी दो है। जबकि प्रश्न विद्योत्मा को डाली थी इसलिए वहां पर कहा जाता
पंडित ने अपने शब्दों में कहा, जो हमारे गुरु जी का कहना है एक ईश्वर और एक जीव यानी दो। इस बार राजकुमारी विद्योधन ने 5 अंगुलियों को दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस युवक मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्मा के इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि आपने 5 अंगुलियों के 5 तत्वों के संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरु जी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं। यहाँ ने खूब सुंदर जो 5 अंगुली के बारे में कहा, पंच तत्व के बारे में कहा जाता है। पंच तत्व या अधम शरीरा, ऐसे रामायण के अंदर भी किया गया 5 तत्वों से जो शरीर का निर्माण होता है। तो गुरु जी इसके बारे में 5 या मूर्ख समझ देता है कि 5 अंगुली से तमेचा मारने के लिए मुट्ठी बांध करके, ऐसे मुट्ठी बांध करके यह संकेत करता है। तो कहना है कि 5 तत्वों को मिलाकर सृष्टि की रचना होती है। इस प्रकार से विद्योत्मा को पंडितों ने समझाया। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी मानहानि और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडित ने करवा दिया। एक दिन की बात है कि एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक बोल उठता है, उठ उठ। अब एक रोज की बात है, दोनों की शादी संपन्न होती है, धूमधाम से शादी वगैरह होती है। एक रोज इस प्रकार की कुछ घटना घटती है जब वहाँ एक ऊंट देखा जाता है। ऊंट को देख करके वह जो अभी तक मौन धारण किया हुआ है, जिसे विद्योत्मा के साथ शादी हुई है, वह कालिदास जो है ऊंट को देख करके बोलता है ऊंट ऊंट। इस प्रकार से वह बोला तो विद्योत्मा को कुछ आभास होता है। हम आज यही तक की कहानी विद्योत्मा के बारे में और कालिदास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि विद्योत्मा कौन है और कालिदास कैसा है, कौन है। तो देखें, विद्योत्मा और कालिदास दोनों की शादी हो गई है और एक ऊँट कर देख करके और ऊँट शब्द का जब उच्चारण करता है तो इससे आगे क्या होता है हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। यहाँ तक की तैयारी विद्यार्थी उसे पढ़े लिखे, प्रश्नों को लिखे, तैयारी कर ले। थैंक यू।